हेलो वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी हाउ बजाज बिकम बिगेस्ट टू व्हीलर कंपनी। अच्छा जी, द अनटोल्ड। अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बजाज ऑटोज। बजाज बेसिकली पता क्या है? बजाज है इंडिया में एक बाइक्स बनाने वाली कंपनी, मतलब जो मेड बाय इंडिया है। मतलब वो है ही इंडिया की, जिस तरह पाकिस्तान में है वैसा नहीं। मतलब कि चाइना से चीज़ें इंपोर्ट की, चाइना से माल ला के उसको जोड़ के बस कह दिया मेड इन पाकिस्तान है, नहीं। ये प्रॉपर पूरे पूरे मैन्युफैक्चर होते हैं इंडिया के इंडिया। अंदर। तो बजाज कंपनी है, इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनी है। केटीएम वगैरह शायद है या नहीं है इंडिया की, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज हैं इंडिया के पास। सबसे दुनिया की सबसे फेमस कंपनी रॉयल इनफील्ड, जिसके बाइक्स पूरी हर इंग्लिश मूवीज़ में यूज़ होते हैं, इंडियंस में वो सारी भी इंडिया ही है, मेड इन इंडिया है। तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं इनकी अनटोल्ड स्टोरी। तो इससे रिलेटेड आप लोगों का जो भी ओपिनियन हो कमेंट सेक्शन के और अंदर। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजिम कर लीजिए। और अगर कोई वीडियो सजेस्ट करनी हो तो इंस्टाग्राम्स के दोनों के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लेट्स गो। साल था 1945। देश में आजादी की लड़ाई अपने चरम पर थी। हर तरफ एक कोहराम मचा हुआ था। अंग्रेजों के जुल्म हदें पार कर चुके थे और रोज कहीं न कहीं दंगे फसाद भड़क रहे थे। माहौल बेहद ही टेंस था और कोई नहीं जानता था कि आने वाले कुछ सालों में भारत का नक्शा कैसा होगा। इसी उथल पुथल और शोर शराबे के बीच 30 साल का एक यंग बिजनेसमैन भारत का पहला स्कूटर बनाने का सपना देख रहा था। नहीं, ये किसी फिल्म की काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि इंडिया की लीडिंग टू व्हीलर कंपनीज में से एक बजाज की असली कहानी है। आज बजाज को इंडिया के सबसे सक्सेसफुल टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स में गिना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस कंपनी ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कितनी सारी चुनौतियों का सामना किया है? ये वो कंपनी है जो एक बार नहीं बल्कि कई बार गिरी और फिर से खड़ी हो गई, और यही चीज इसे बाकी प्लेयर्स से अलग बनाती है। अब सवाल ये उठता है कि वो बिजनेसमैन कौन थे जिन्होंने आजादी से पहले इस कंपनी को खड़ा करने का सपना देखा था। आज बजाज का असली मालिक कौन है और इसका केटीएम और कवासाकी के साथ क्या कनेक्शंस हैं, और एक छोटी सी स्कूटर बेचने वाली कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर एक्सपोर्टर कैसे बनी, आइए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर हम इंडियन टू व्हीलर मुझे ऐसा लग रहा है स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इंडस्ट्री के मार्केट शेयर को देखें तो बजाज करीब 12% मार्केट शेयर के साथ चौथे स्थान पर आता है, जबकि इस इंडस्ट्री का मेजॉरिटी मार्केट शेयर हीरो और होंडा जैसी कंपनियों के पास है। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हम इन सभी टू व्हीलर्स मैन्युफैक्चरर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें तो नेट प्रॉफिट के मामले में कोई भी बजाज के आस पास भी नहीं है। हीरो, जिसका मार्केट शेयर बजाज के डबल से भी ज्यादा है, फाइनेंशियल ईयर 2024 में उसका नेट प्रॉफिट 3,968 करोड़ रुपए था। वहीं बजाज ने 7,479 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट बुक किया था। लेकिन ये सब मुमकिन कैसे हुआ? इसके पीछे दो बड़े रीजंस हैं। पहला, बजाज सिर्फ टू व्हीलर्स पर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि ये दुनिया का लार्जेस्ट थ्री व्हीलर मैन्युफैक्चरर भी है, और इस इंडस्ट्री में इसका मार्केट शेयर 67% के करीब है। दूसरा रीजन है बजाज का मैसिव एक्सपोर्ट नेटवर्क। जी हाँ, बजाज इंडिया का सबसे बड़ा टू व्हीलर एक्सपोर्टर है, जिसकी बाइक्स 90 से ज्यादा देशों में बेची जाती हैं। इनफैक्ट फाइनेंशियल ईयर 2024 में बजाज ने ओवरसीज मार्केट में करीब 16 लाख यूनिट्स बेची, जो एक बहुत बड़ा नंबर होता है। इस मामले में इंडिया की कोई भी टू व्हीलर कंपनी बजाज का मुकाबला नहीं कर सकती। दोस्तों, बजाज एक ऐसी कंपनी है जो इनोवेशन करने से बिल्कुल भी नहीं कतराती और इंडियन मार्केट में हमेशा एक नया ट्रेंड शुरू करती है। जैसे 1970s में बजाज ने चेतक को लॉन्च करके इंडिया में पहली बार स्वदेशी स्कूटर्स का ट्रेंड शुरू किया था। इसके बाद अर्ली 20s में इन्होंने पल्सर को लॉन्च किया। पल्सर ने यंग जनरेशन को एक ऐसा ऑप्शन दिया जो परफॉर्मेंस और स्टाइल्स दोनों में ही बेहतरीन था। और हाल ही में बजाज ने फ्रीडम 125। अच्छा, ये पल्सर इनका ये जो पिछला ये इससे पहले वाला बाइक दिखाया था, ये अभी तक का इंडिया में बहुत फेमस, और ये ऐसा बाइक है कि जो कि स्टिल अभी तक इस डिज़ाइन में पाकिस्तान के अंदर अभी तक बाइक्स नहीं नज़र आते। मतलब हमें वो पुराने वाली अजीब सी लॉन्च किया, जो इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल है। अब तक ये समझा जाता था कि सीएनजी बाइक्स बनाना प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन बजाज ने अपने इनोवेशन से लोगों की इस सोच को गलत साबित कर दिखाया। लेकिन दोस्तों, ये कामयाबी रातों रात नहीं मिली, बल्कि इस मुकाम तक आने में इनकी 4 पीढ़ियां लगी। जिस बजाज को आज हम इंडिया के सबसे सक्सेसफुल टू व्हीलर एक्सपोर्टर्स के रूप में देखते हैं, एक समय पर इन स्कूटर बेचने की परमिशन देने से भी मना कर दिया गया था। असल में बजाज की ये कहानी शुरू होती है सन 1926 में, जब जमनालाल बजाज ने अपने दादाजी सेठ बछराज बजाज के नाम पर बछराज फैक्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी की शुरुआत करते हैं।
शुरुआत में ये कंपनी कॉटन का बिजनेस करती थी और ये अपने एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस के लिए जानी जाती थी। जमनालाल बजाज सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, बल्कि वो एक सोशल रिफॉर्मर और फ्रीडम फाइटर भी थे। वो महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी थे और गांधी जी उन्हें अपना 5वां बेटा मानते थे। 1931 में महात्मा गांधी के सुझाव पर जमनालाल बजाज ने हिंदुस्तान शुगर मिल की शुरुआत की, जिसे आज हम बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड के नाम से जानते हैं। ये एशिया की सबसे बड़ी शुगर प्रोड्यूसिंग कंपनीज में से एक है। इसका पर्पस था स्वदेशी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना और देश को सेल्फ रिलायंट बनाना। जमनालाल बजाज ने अपने बिजनेस को फार्मेसी, हाउसिंग, स्टील और कई फील्ड में डाइवर्सिफाई किया, लेकिन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में अपनी एक्टिव पार्टिसिपेशन की वजह से उनका बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट धीरे धीरे कम होता गया। उन्होंने अपना ज्यादातर समय देश की आजादी के लिए समर्पित कर दिया। अब फैमिली बिजनेस की जिम्मेदारी उनके बड़े बेटे कमल नयन बजाज के कंधों पर आ गई और कमल नयन ने अपने पिता के विजन को आगे बढ़ाते हुए बिजनेस को नए हाइट पर ले जाने का फैसला किया। इसी बीच कमल नयन बजाज के मन में एक नया आइडिया आता है। उन्होंने सोचा कि क्यों ना भारत में स्कूटर्स को इंट्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि 1940s का भारत एक ऐसा भारत था जहां कोई भी टू व्हीलर बेचने वाली कंपनी नहीं थी। हाँ, रॉयल एनफील्ड, ट्रायम्फ, बीएसए और नॉर्टन जैसी विदेशी ब्रांड्स की कुछ बाइक्स जरूर थी, लेकिन वो भी सिर्फ ब्रिटिश ऑफिसर्स के लिए ही थी। लेकिन स्कूटर्स, उनका भारत में कोई नामो निशान नहीं था। कमल नयन ने देखा कि यूरोप में स्कूटर्स काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे। उन्होंने चाहा कि भारतीय लोग भी इस सुविधा का फायदा उठाएं। इस विजन को साकार करने के लिए उन्होंने 1945 में बजराज ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड को एस्टैब्लिश किया, जिसका मेन गोल ये था कि स्कूटर्स को इंपोर्ट करके भारत में बेचा जाए। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। उस समय देश में आजादी की लहर चल रही थी, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन और इकोनॉमिक चैलेंजेस का माहौल था। सरकार से अप्रूवल लेना बेहद ही मुश्किल काम था। कमल नयन ने कई बार सरकार से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें स्कूटर्स इंपोर्ट करने की परमिशन नहीं मिली। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार कोशिश करते रहे। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ एंड ये सिर्फ भारत देश के लिए ही नहीं, बल्कि बजराज ट्रेडिंग के लिए भी एक नई शुरुआत थी। अंग्रेजों के जाने के बाद सरकार ने महसूस किया कि देश में ट्रांसपोर्टेशन की भारी कमी है। हाथ गाड़ी और बैलगाड़ी के अलावा लोगों के पास कोई मॉडर्न व्हीकल नहीं है। वहीं दूसरी ओर पियाजियो नाम की एक इटालियन कंपनी जो वेस्पा स्कूटर्स बनाती थी, दुनिया भर में खूब पॉपुलर हो रही थी। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने आखिरकार बजराज ट्रेडिंग को स्कूटर्स इंपोर्ट करने की अप्रूवल दे दी और इस तरह 1948 में बजराज ट्रेडिंग भारत में स्कूटर्स बेचने वाली पहली कंपनी बन गई। लोगों ने इन स्कूटर्स को अच्छा, पहले इन्होंने क्या किया, मतलब स्कूटर्स दूसरे कंट्री से लाके पहले बेचने शुरू किए, उसके बाद काफी मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा पसंद किया। लेकिन इनके सामने कुछ चैलेंजेस भी थे। पहला, वेस्पा स्कूटर्स इटली हम मुझे लग रहा है अभी तक वहीं से बाहर से मंगवा के जोड़ के आगे दे रहे हैं और आगे आने वाले 100-200 सालों तक मुझे लग रहा है यही करते रहेंगे। की सड़कों के लिए डिजाइन किए गए थे। वे इंडियन रोड्स के लिए ज्यादा सुटेबल नहीं थे। खराब सड़कों पर उनके परफॉर्मेंस में काफी इशू आ रहे थे। दूसरा, इंपोर्ट करने की वजह से Over 10 million downloads showcase its popularity. ये स्कूटर्स महंगे हो जाते थे और आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाते थे। कमल नयन चाहते थे कि हर भारतीय को ये स्कूटर अफोर्डेबल प्राइस पर मिल सके एंड इसका एक ही सोल्यूशन था कि स्कूटर्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर की जाए। लेकिन ये काम भी आसान नहीं था, क्योंकि उस समय लाइसेंस राज का दौर चल रहा था, जहां प्राइवेट कंपनीज को लगभग 80 से ज्यादा गवर्नमेंट एजेंसीज से अप्रूवल लेने पड़ते थे। कमल नयन ने हार नहीं मानी। उन्होंने सरकार से लगातार संपर्क बनाए रखा, अधिकारियों से मुलाकात की और हर संभव प्रयास किए। आखिरकार कई सालों की मेहनत के बाद 1959 में उन्हें मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस मिल जाता है। अब अगला स्टेप था पियाजियो को मनाना। अब पियाजियो को इंडिया जैसी बड़ी मार्केट में एंट्री का मौका मिल रहा था, इसलिए उन्होंने बजराज ट्रेडिंग के साथ कोलैबोरेशन के लिए हामी भर दी। वहीं बजराज ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड का नाम बदलकर बजाज ऑटो कर दिया गया और इसे प्राइवेट से पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना दिया गया, क्योंकि कंपनी के मैनेजमेंट को समझ में आ गया था कि आने वाले समय में बिजनेस को एक्सपैंड करने और लॉन्ग टर्म ग्रोथ अचीव करने के लिए उन्हें भारी कैपिटल की जरूरत पड़ेगी और इतना पैसा सिर्फ पब्लिक से फंड रेज करके ही मिल सकता है। तो इस तरह सब कुछ सेट होने के बाद 1960 में बजाज और पियाजियो ने मिलकर वेस्पा 150 स्कूटर्स का प्रोडक्शन शुरू कर दिया। ये स्कूटर खास तौर पर इंडियन रोड्स के लिए डिजाइन किया गया था और इसका प्राइस भी पहले बेचे जा रहे इंपोर्टेड वेस्पा स्कूटर्स से काफी कम था। लॉन्च होते ही वेस्पा 150 ने इंडियन मार्केट में धमाल मचा दिया। ये स्कूटर लोगों के दिलों में उतर गया और देखते ही देखते मार्केट का बेस्ट सेलर बन गया।
बजाज इस सक्सेस को ऑलमोस्ट एक डिकेड तक एंजॉय करता है, लेकिन तभी कंपनी के सामने एक बड़ी मुसीबत आन खड़ी होती है। वो ये कि 1971 में बजाज और पियाजियो के बीच हुए 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। अब बारी थी इस डील को रिन्यू करने की, लेकिन पियाजियो बजाज के साथ इस डील को आगे बढ़ने से इनकार कर देता है। पियाजियो के ऐसा करने के पीछे दो मेजर रीजंस थे। पहला, इंडियन गवर्नमेंट की प्राइवेट बिजनेसेस में दखल अंदाजी। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन उस वक्त इंडियन गवर्नमेंट पूरी तरह से प्राइवेट कंपनीज को अपने काबू में रखना चाहती थी। कोई कंपनी कितनी यूनिट्स बनाएगी, उसका प्रोडक्शन कैसा होगा, और यहाँ तक कि प्रोडक्ट का प्राइस भी गवर्नमेंट ही तय करती थी। साथ ही इंडियन गवर्नमेंट विदेशी कंपनियों पर डिपेंडेंसी को घटाने के लिए सेल्फ रिलायंस पर जोर दे रही थी। सरकार की कोशिश थी कि भारतीय कंपनियां इंपोर्ट करने या किसी विदेशी कंपनी की मदद। देखो, उनका उस टाइम पे भी जो उस टाइम पे भी विजन था वो यही था कि बाहर की कंपनियां अगर काम कर भी रही हैं तो वो हमारे अंडर काम करें, और कोशिश ये थी कि अगर वो काम कर भी रही हैं तो यहाँ पर उनका सेटअप है तो सेटअप छोड़ के भाग जाएं, ताकि उस सेटअप को आगे यहाँ के लोग चला सके। बहरहाल मतलब अपने कंट्री के लिए इतने लॉयल थे ये लोग शुरू से, लिए बिना प्रोडक्ट्स को खुद बनाएं। इस वजह से विदेशी कंपनियों को इंडिया में लाइसेंस मिलने या अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। यही दिक्कतें पियाजियो को भी झेलनी पड़ी जब उसने बजाज के साथ अपने कोलैबोरेशन कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करना चाहा। दूसरा रीजन था पियाजियो का लालच। एक्चुअली पियाजियो अब तक ये समझ चुका था कि इंडियन मार्केट में उसके वेस्पा स्कूटर्स की जबरदस्त डिमांड है। वो जान चुका था कि स्कूटर्स बेचने के लिए अब उसे बजाज की कोई भी जरूरत नहीं है। यानी पियाजियो अब इंडियन मार्केट में इंडिपेंडेंटली आना चाहता था, और इसके इसी फैसले से बजाज एक बड़ी मुसीबत में आ गया। कमल नयन बजाज के बड़े बेटे राहुल बजाज, जिन्होंने 1965 में इस कंपनी को संभाला था, उनके लिए ये एक बड़ी परीक्षा की घड़ी थी। बेसिकली राहुल बजाज के सामने दो रास्ते थे, एक आसान और दूसरा मुश्किल। आसान रास्ता ये था कि बजाज किसी और विदेशी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करे और पहले की तरह स्कूटर्स बेचता रहे। दूसरा रास्ता ये था कि बजाज बिना किसी मदद के खुद अपना स्कूटर बनाए, जो कि काफी मुश्किल टास्क था। राहुल बजाज के सामने दोनों ऑप्शंस थे, लेकिन वो इसमें से दूसरे रास्ते को चुनते हैं। इस तरह 1971 में बजाज कंपनी पहली बार अपने खुद के स्कूटर पर काम करना शुरू करती है। अब क्योंकि पियाजियो की मदद से टेक्नोलॉजी उनके पास पहले ही आ चुकी थी, इसलिए इसके सेटअप बैठाने में बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं आई। इस तरह पियाजियो के साथ कोलैबोरेशन खत्म होने के एक साल बाद 1972 में बजाज अपना पहला स्कूटर लॉन्च करता है, जिसका नाम महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के नाम पर रखा जाता है। इसके लॉन्च होते ही इंडियन मार्केट में बजाज चेतक की धूम मच जाती है और कुछ ही सालों में इसकी डिमांड आसमान छूने लगती है। इसके एड कैंपेन का जिंगल हमारा बजाज बच्चे बच्चे की जुबान पर रट जाता है। इसकी डिमांड का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक समय पर इस स्कूटर का वेटिंग पीरियड 10 साल तक चला गया था। हालांकि मार्केट में विजय सुपर, एल्बिन पुष्पक और एलएमएल वेस्पा जैसे कॉम्पिटिटर्स भी आए, लेकिन इनमें से कोई भी बजाज चेतक की डिमांड और पॉपुलैरिटी को छू तक नहीं सका। बजाज चेतक ने इंडियन मार्केट को ऑलमोस्ट 25 साल तक सिंगल हैंडली डोमिनेट किया। दोस्तों, इस मैसिव सक्सेस के पीछे 3 मेजर रीजंस थे। पहला, बजाज चेतक का बेहद ही मजबूत डिजाइन। दूसरा, इसका अफोर्डेबल प्राइस, जिसके चलते मिडिल क्लास इसे आसानी से खरीद पाता था। तीसरा रीजन था इसकी शानदार मार्केटिंग, जो अदर ब्रांड से कहीं ज्यादा बेहतर थी। पर वो कहते हैं ना कि जो चीज ऊपर जाती है वो वापस नीचे भी जरूर आती है। बजाज चेतक के साथ भी यही हुआ। जो चेतक कभी हर घर की शान हुआ करता था, 90s के मिड के बाद अब लोग उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे। ये कंपनी जितने स्कूटर्स एक महीने में बेच देती थी, अब उतने स्कूटर्स पूरे साल भर में बेचना मुश्किल हो गया था। अब दोस्तों, आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि बजाज चेतक का इतना बुरा डाउनफॉल क्यों और कैसे हुआ। इसके पीछे कुछ वैलिड रीजंस थे। पहला ये कि बजाज चेतक का वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही खराब था। एक्चुअली इसका इंजन एक साइड से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था, जिससे स्कूटर उस साइड की तरफ झुका रहता था। यही वजह थी कि बजाज चेतक को राइड करना हर किसी के बस की बात नहीं थी, खास तौर पर महिलाएं और बुजुर्ग लोग। इसके अलावा बजाज चेतक के डाउनफॉल का दूसरा बड़ा रीजन था मार्केट ट्रेंड्स का बदलना। 70s और 80s के दौरान चेतक इसलिए सफल रहा क्योंकि उस वक्त इंडिया में टू व्हीलर्स के खास ऑप्शन नहीं थे। ज्यादातर लोगों के लिए बजाज चेतक ही उनका पहला टू व्हीलर था, इसलिए वो इसकी खामियों को पकड़ नहीं पाए। लेकिन जब मार्केट में यामाहा RX100 और हीरो होंडा CD100 जैसी सस्ती मोटरसाइकिल्स लॉन्च हुई, तो लोगों को बजाज चेतक की खामियां समझ आने लगी। इन बाइक्स के आने से इंडियन टू व्हीलर मार्केट का ट्रेंड भी बदलने लगा। खास तौर पर यंगस्टर्स को इस स्कूटर में कोई दिलचस्पी नहीं थी। नौजवान लड़के अब मोटरसाइकिल्स चलाना चाहते
चाहते थे क्योंकि ये ज्यादा स्टाइलिश और ट्रेंडी थी। अब ऐसा नहीं था कि बजाज ने इस बदलते ट्रेंड को नजरअंदाज किया हो, बल्कि इन्हें पहले ही समझ आ गया था कि आने वाला दौर मोटरसाइकिल का ही होने वाला है। इसलिए 1984 में बजाज ने जापान के दिग्गज मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर कावासाकी के साथ हाथ मिला लिया था और उसके साथ मिलकर 1986 में अपनी पहली मोटरसाइकिल कावासाकी बजाज KB100 को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया। बजाज इस बाइक के जरिए यामाहा RX100 और हीरो होंडा CD100 जैसी बाइक्स के साथ कॉम्पीट करना चाहता था, लेकिन KB100 से बजाज को वैसा रिजल्ट नहीं मिल पाया जैसी उन्होंने उम्मीद की थी। इसके बाद बजाज ने कावासाकी के साथ मिलकर बॉक्सर, एस्पायर और कैलिबर जैसी मोटरसाइकिल्स लॉन्च की, बट अनफॉर्चुनेटली लेकिन इनकी जो बॉक्सर है वो बजाज की, वो उधर क्या नाम है, दूसरे कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर आज भी बहुत ज़्यादा फेमस है बजाज इनमें की से कोई भी बॉक्सर। बाइक यामाहा और हीरो होंडा के साथ कॉम्पीट नहीं कर सकी। एक तरफ बजाज की मोटरसाइकिल्स को कुछ खास कामयाबी नहीं मिल रही थी और दूसरी तरफ बजाज चेतक की सेल्स भी साल दर साल डाउन होती जा रही थी। कंपनी ने चेतक में बदलाव करके इसके कई अलग अलग मॉडल्स लॉन्च किए, लेकिन उनमें से कोई भी सक्सेस नहीं हुआ। अब कंपनी की हालत ऑलरेडी काफी खराब हो चुकी थी और इसमें रही सही कसर 1991 में हुए लिबरलाइजेशन ने पूरी कर दी, क्योंकि लिबरलाइजेशन के बाद इंडियन टू व्हीलर मार्केट में नए नए विदेशी प्लेयर्स ने एंटर करना शुरू कर दिया था, जिससे कंपटीशन और भी ज्यादा बढ़ गया और बजाज इस वक्त अपने सबसे बुरे फेज से गुजर रहा था और लोगों को ऐसा लगने लगा था कि शायद अब ये मार्केट में ज्यादा दिन तक ना टिक पाए। लेकिन तभी इस मुश्किल वक्त में राहुल बजाज के बेटे राजीव बजाज कंपनी की कमान संभालते हैं। राजीव की सोच बिल्कुल नई थी। वो जानते थे कि बढ़ते कंपटीशन में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए उन्हें बाकी प्लेयर से हटकर कुछ डिफरेंट करना होगा। इसलिए राजीव अपने 5 साल पूरी तरह सिर्फ कंपनी के R&D डिपार्टमेंट में लगा देते हैं। इसी दौरान उन्हें ये नोटिस होता है कि इंडियन मार्केट में या तो RX100 और स्प्लेंडर जैसी लाइट वेट बाइक्स हैं, या फिर जावा, HD और रॉयल इनफील्ड जैसी हैवी बाइक्स। इनके बीच कोई और ऑप्शन नहीं है। यहाँ राजीव को मार्केट में एक बड़ा गैप दिखा। इस मौके का फायदा उठाने के लिए वो तुरंत एक मिडिल वेट बाइक बनाने का काम शुरू कर देते हैं। राजीव इस बाइक में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने डिजाइनिंग के लिए ग्रीन कर को ऑन बोर्ड किया, जो BMW और डुकाटी जैसे ब्रांड्स के लिए मोटरसाइकिल डिजाइन कर चुके थे। कई साल की R&D और रिसर्च के बाद नवंबर 2001 में बजाज अपनी नई बाइक को लॉन्च करता है, जिसका नाम होता है पल्सर। और ये बाइक मार्केट में आते ही ऐसा धमाका करती है कि कुछ ही सालों में बजाज एक बार फिर से इंडिया के लीडिंग टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स में से एक बन जाता है। असल में बजाज पल्सर का डिजाइन बहुत ही ज्यादा मैस्कुलिन था, जो यंग लड़के और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को बेहद ही पसंद आया। साथ ही ये एक मिडिल वेट बाइक थी जो अर्ली 2000s में इंडिया के लिए एक बिल्कुल नया सेगमेंट था। पल्सर की मार्केटिंग भी बेहद स्ट्रॉन्ग तरीके से की गई थी। इन सब रीजंस की वजह से पल्सर लॉन्च होते ही इंडिया की बेस्ट सेलिंग बाइक बन गई। इनफैक्ट 2001 से लेकर अब तक बजाज ने पल्सर बाइक की 1.8 करोड़ यूनिट सेल कर चुकी है और ये सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की टॉप सेलिंग बाइक्स में शामिल है। वैसे पल्सर के अलावा बजाज की प्लैटिना भी उनकी दूसरी सबसे सफल मोटरसाइकिल है, जिसे पहली बार साल 2006 में लॉन्च किया गया था। बजाज की एक खासियत ये भी है कि इनकी बाइक्स दूसरे ब्रांड्स के कंपेयर में ज्यादा सस्ती होती हैं। और दोस्तों, आप में से बहुत से कम लोग ये बात जानते होंगे कि KTM भी बजाज का ही ब्रांड है। आज के समय में बजाज कंपनी KTM के 49.9% स्टेक्स को ऑन करती है। बजाज ने कावासाकी के साथ भी पार्टनरशिप की हुई है, जिसके तहत कावासाकी पूरी दुनिया में अपनी मोटरसाइकिल्स बजाज के साथ मिलकर बेचती है। केवल इतना ही नहीं, ट्रायम्फ मोटरसाइकिल को इंडिया में लाने वाली कंपनी भी बजाज ही है, जहां बजाज ने ट्रायम्फ के साथ एक पार्टनरशिप की है, जिसके अनुसार इंडिया में इन मोटरसाइकिल्स की मैन्युफैक्चरिंग, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, सेल्स, सर्विस और मार्केटिंग का सारा काम बजाज संभालेगी। यार स्टोरी तो मतलब कमाल की है। हाँ, बजाज की यही बात सबसे आला थी कि उन्होंने गिव अप नहीं किया और 2-3 कंपनीज के साथ मिल के भी काम किया और उसके बाद से मतलब अपना काम शुरू में स्टार्ट इसी तरीके से किया कि यार किसी की चीज़ लेके आगे बेच रहे हैं, फिर उसके बाद कंपनी खड़ी की, उसके बाद से स्टिल आज तक। अच्छा, ये एक तो इनके कुछ ये जो बॉक्सर है, बजाज का बॉक्सर, और ये 2-3 इस तरह के बाइक्स हैं जो कि इंडिया के अंदर तो इतने फेमस नहीं हुए, बाकी कुछ कंट्रीज़ हैं उनके अंदर ये वाले बाइक्स आज भी बहुत शौक से चलाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा बिकते हैं। कुछ और भी डिफरेंट हैं जो कि नाम है, लेकिन ये पल्सर जो है ये, अच्छा मुझे लग रहा था ये पल्सर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बहुत भी जल्दी आया, तो ये 2010 के बाद मतलब 12 तक आया होगा, लेकिन ये 2000 से अगर इतने प्यारे डिज़ाइन में आया हुआ है
تو بھائی یہاں پر تو پاکستان میں 2000 کے بعد آنے شروع ہوئے تھے وہ دوسرے یامہا کے 2 اسٹروک انجن کے بعد وہ عجیب سے بائکس پاکستان میں آنا شروع ہوئے تھے جو آج تک چل رہے ہیں. ابھی تو پاکستان کے اندر پرائزز بھی اتنی زیادہ ہیں ان بائکس کی, ہونڈا کے ہو گئے یا تو سوزوکی کے جو آتے ہیں یا جو ڈفرینٹ کمپنیز کے آتے ہیں, تو ان کے تو پرائزز بھی بہت ہائی ہوتی ہیں کیونکہ ہم لوگ دوسرے کنٹریز سے منگوا کے مطلب سیل ہو رہے ہوتے ہیں, ان پہ ٹیکسز بہت پڑتے ہیں. انڈیا خود مینوفیکچر کر رہا ہے. خیر بیسٹ آف لک. اور آپ لوگوں کے پاس کون سا مسٹر بجاج کا کون سا برانڈ کا؟ مسٹر بجاج جو ہے نا, مسٹر بجاج تو وہ فیملی ہے, بجاج کمپنی ہے, نام ہے. خیر ویڈیو کافی انٹرسٹنگ تھی. اس سے ریلیٹڈ جو بھی اوپینین آپ لوگوں کمنٹ سیکشن کے اندر, ہم لوگ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ, بائے بائے.